ऐसे में बड़े सवाल, बजट मध्यम वर्ग के लिए खास, चुनाव में पूरी होगी वोट की आस। किसानों और युवाओं पर मेहरबानी, विपक्ष की बढ़ गई परेशानी। मिडिल क्लास बनेगा गेम चेंजर, विपक्ष को सता रहा हार का डर। बजट से विपक्ष का सपना टूटा, अखिलेश ने बताया बजट को झूठा। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा। शरद त्रिवेदी जी, प्रवक्ता बीजेपी, अशोक यादव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, अजय वर्मा जी, प्रवक्ता कांग्रेस, दिनेश गर्ग जी, अर्थशास्त्री हमारे साथ मौजूद है। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। देखिए, सियासी बातें तो होंगी, लेकिन पहले समझना आपसे जरूरी है दिनेश गर्ग जी। जी जी जी, एक हम आम जनमानस के लिए इस बजट को आप किस तरीके से देखिए, सियासी बयानबाजी में बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, लेकिन एक आम जनमानस के लिए ये बजट क्या वाकई खास है या जो विपक्ष कह रहा है वही है? जी जी जी, पहले ना इसको मैं दो तरीके से विश्लेषण करता हूं आपके चैनल के लिए, ताकि लोगों को सही बात समझ में आए, क्योंकि राजनीतिज्ञों के फेर में भी पड़ना उचित नहीं है। तो देखिए, होता क्या है कि सब आप पिछले कम से कम पिछले 20 साल के बजट निकालिए, 10 साल मोदी सरकार के और 10 साल मोदी से पहले के। 20 साल के बजट में आप देखेंगे कि जो आपको एग्जेम्पशंस मिले हैं आज आम आदमी को, ये बेसिकली एक ऐतिहासिक घटना है। ऐतिहासिक घटना किस लिए है कि 2014 में जब मोदी आए थे, तो 2014 से लेकर 24 तक आम आदमी को, आम वर्ग को, आप कोई भी बजट उठा के देख लीजिए, कभी भी अब मोदी सरकार अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरी। ना कभी उसने ये टैक्स एग्जेम्पशंस पे इतना ध्यान दिया था, ना थ्रेशोल्ड लिमिट पे इतना ध्यान दिया था। इवन वो आम आदमी को एक उसे और कर वसूल लाना चाहती थी। तो ये इस मायने में ये एक ऐतिहासिक बजट है। इस बजट ने जितना दिया है वो सिर्फ आम आदमी को, केवल सिर्फ आम आदमी को ही नहीं दिया है, वो देश के एमएसएमई सेक्टर को आप उद्योग की दृष्टि से देखेंगे, किसानों को, अगर आप किसान को पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, किसानों के लिए इस बजट में क्या क्या है, तो आम आदमी के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए। तो बेसिकली ये जो बजट है ना, ये किसान सहित 3M पर आधारित है। वो 3M क्या है? मिडिल क्लास, एमएसएमई इंडस्ट्री और महिलाएं। अब पॉइंट टू द पॉइंट आप इस पर अपन बात कर सकते हैं। देखिए, एक आज क्या है, आज एक सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन है, मैं पहले जब वो दूर कर दूं, आज लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये जो 12 लाख की जो एग्जेम्पशन है, ये सिर्फ नए वालों के लिए भी है, या फिर कोई कंफ्यूजन हुआ कि 4 से 8, 8 से 12, कि इसमें क्या पुराने जो टैक्स रिजिम है उन लोगों के लिए भी कुछ बेनिफिट है। तो मैं जरा एक सेकंड इस चीज को आपको क्लियर कर दूं कि ये जो 4, 8, 12 और जो 12 लाख तक की जो एग्जेम्पशन मिली है ना, वो सिर्फ नए टैक्स रिजिम में आने वाले टैक्स पे आम आदमी को मिली है। जिनके पास पुराना टैक्स रिजिम है, ये सुविधा उनको नहीं मिलेगी। उनके लिए टैक्स स्लैब वही रहेंगे जो पहले के हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी इनकम 12 लाख है, तो स्टेट वे 12 लाख की इनकम वाले व्यक्ति को जीरो टैक्स, मतलब टैक्स देना ही नहीं है। जब वो 12 लाख से ऊपर जाएगा, तो 12 से 16 पे जो टैक्स बनता है उसको वो पे करना है। फिर ठीक है ना? तो ये एक क्लैरिफिकेशन था। अब बात कर लेते हैं टू द पॉइंट कि अब आपको इसमें किसानों के लिए क्या है, इसमें एमएसएमई इंडस्ट्रीज के लिए क्या है, और इसमें देश के आम आदमी के लिए क्या है। तो क्योंकि देखिए वक्त भी कम है और मेहमान भी बाकी 3 है, क्योंकि सियासी बातें भी होंगी ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो जहां तक ये राजनीतिज्ञों का काम है, तो अभी मैं आपके चैनल नहीं, उनको करने दीजिए दिनेश जी, उनको करने दीजिए। अजय वर्मा जी, करने दो। अजय वर्मा जी कुछ कह रहे हैं क्या आप? मैं कह रहा हूं कि गुणगान करने दो, आरती करने दो मोदी उबाच की। मैं वर्मा जी को ठीक है, आप कमियां निकाल दीजिए। वर्मा जी, मैं आपको एक जवाब नहीं, एक मिनट दिनेश जी रहने दीजिए, उनके सियासतदान के चक्कर में मत पड़िए आप लोग। जी जी जी, अजय वर्मा जी कमियां निकाल दे। राजपूत जी, देखिए, मैं ये बताना चाहता हूं कि जीएसटी के स्लैब्स में हमें उम्मीद थी देश के उस छोटे व्यापारी को, मध्यम वर्ग के, अल्प वर्ग के व्यापारी को, कि सरकार कोई राहत देगी। नंबर 1, बताइए, सरकार ने कोई बजट में जीएसटी से पिटे हुए, लुटे हुए व्यापारी को, जिनका बिजनेस खत्म होता, उनको नहीं दी। दूसरी, हमें उम्मीद थी कि आर्थिक असमानता जो हिंदुस्तान में 1% लोगों के पास देश का 42%, 45% पैसा है और 99% के पास 57%, 58% है, उस आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए भारत सरकार कुछ नया कदम करेगी, कोई वो नहीं। तीसरा, जो 80 करोड़ से 1 अरब के बीच 5 किलो अनाज पे हिंदुस्तान के लोग आश्रित थे, जिन्हें वादा किया था नौकरी का 2 करोड़ देंगे, उसके लिए इस बजट में कोई एलोकेशन नहीं किया गया है। चौथा,
जो आप कह रहे हैं कि साहब बड़ा महत्वपूर्ण वजन है, ये बिजनेसमैन के लिए, ये देश के युवा बी बॉय के लिए, बिजनेसमैन के लिए और देश के वेल्थ के लिए ये बजट। आप अगर आयुष्मान की बात अगर देखेंगे तो आयुष्मान में भी उन्होंने पहले जितनी खामियां थी उस खामियों की तरफ दूर करने का कोई प्रयास इसमें नहीं किया गया। किसानों के लिए इन्होंने एमएसपी की गारंटी के बारे में क्या हुआ? आय आज तक उनकी दुगनी नहीं हुई है, सारे किसान परेशान हैं। और सबसे बड़ी बात, रक्षा के क्षेत्र में हमें जो उम्मीद थी कि भारत विश्व गुरु बनेगा, रक्षा के क्षेत्र में आर्मी के लोगों को कुछ चीजें नहीं दी जाएंगी, लेकिन इस बजट ने निराश किया है। अब मैं सारी और चर्चा करूंगा तो सारा टाइम खत्म हो जाएगा। कुल मिला के ये भारत सरकार के आम जनता को ठगने वाला बजट और उद्योगपति मित्रों को और उद्योगपति जगत को चमकाने वाला बजट है। ठीक। और इससे भारत में एक तो आर्थिक असमानता और बढ़ेगी, इसमें अमीरी गरीबी की खाई बढ़ेगी, यानी कि गरीब और गरीब होता जाएगा, अमीर और अमीर होता जाएगा। जी हाँ, मैं समझ गया। अशोक यादव जी, और फाइनल कर रहा हूं, फाइनल एक सर और भी लोग हैं, फाइनल कर रहा हूं, या एक ही बार बोलेंगे आप? नहीं, बस फाइनल कर रहा हूं मैं, एक ही बार बोलेंगे। उसके बाद सरकार ने जो मेनली बजट दिया है इस वक्त, केवल दिल्ली चुनाव जीतने के लिए फोकस किया गया है और किसी के न हित को ध्यान किया गया, बाकी कोई कुछ भी कहता रहे। माननीय राष्ट्रपति महामहिमा का आपने भाषण देखा, किस तरह से वो मोदी उवाच और बीजेपी उवाच कर रही थी। बड़ा ही देश के लिए ठीक है, अब हो गया। अजय वर्मा जी, बजट से अब आगे बढ़ गए आप। अशोक यादव जी, आप लोग भी कह रहे हैं कि आंकड़े ये झूठे हैं जो बता रहे हैं। देखिए राहुल जी, बजट क्या होता है कि बजट हमारे देश के हर वर्ग के लोगों को ध्यान में देख करके बनाया जाता है। लेकिन कल हमने मोदी जी का भाषण सुना, वो कह रहे थे कि गरीबों के और मध्यम वर्ग के ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा है। तो माँ लक्ष्मी की कृपा गरीब और मध्यम वर्ग पर है, बाकी तो मोदी सरकार की कृपा कारपोरेट्स के ऊपर है। उनकी कृपा तो है नहीं मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग पे। मध्यम और गरीब वर्ग को उन्होंने माँ लक्ष्मी के हवाले छोड़ दिया। जिन वर्गों ने वोट देकर के उनकी सरकार बनाई, उस वर्ग को उन्होंने माँ लक्ष्मी के हवाले कर दिया। बाकी कारपोरेट्स को अपने गोद में बैठा दिए, भैया तुम्हारे लिए हम हैं। दूसरी बात, मैं इस बात क्यों कह रहा हूं राहुल जी, देखिए आपने कहा राजनीतिक लोग राजनीतिक बातें, मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। आप देखिए, जो इकोनॉमिक सर्वे अभी रिपोर्ट पर कल पेश हुई, आपने देखा होगा इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट, उसमें एस्टिमेट किया गया कि 11% जीएसटी कलेक्शन 2025 में होगा। और जो उसको अगर वैल्यू में कन्वर्ट किया जाए तो ये लगभग 10,62,000 करोड़ रुपए का आ रहा है अमाउंट। ये अमाउंट किससे सरकार लेगी पता है आपको? इस अमाउंट का 50 से 64% पुअर लोगों से, गरीब लोगों से, 33 से 40% मिडिल वर्ग से और 3 से 4% किससे? मोदी जी के चहेते उद्योगपतियों से। मतलब जिस वर्ग की आय राहुल जी सबसे कम है, जो गरीब तबका है, उससे सरकार कितना वसूल रही है? 50 से 64% जीएसटी टैक्स। और जो मिडिल क्लास, जिसके लिए ताली बजा रहे मिडिल क्लास, उससे वसूली है 35 से 40%। और मिडिल क्लास में राहुल जी सब क्लास भी बहुत सारे होते हैं, लोअर मिडिल क्लास, एवरेज मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास। तो क्या सारे मिडिल क्लास की सैलरी 1 लाख रुपए पर मंथ होती है क्या राहुल जी? या सारा मिडिल क्लास 1 लाख रुपया पर मंथ कमाता है क्या राहुल जी? आप देखिए, जिस देश में 82 करोड़ लोग 5 किलो राशन पे निर्भर हो, वो सरकार नारा लगाती है कि आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। बड़ी हास्यास्पद स्थिति है राहुल जी, बहुत हास्यास्पद है। 82 करोड़ लोग 2 वक्त की रोटी के लिए सरकार पर निर्भर हैं और सरकार नारा लगा रही है आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। वाह भाई वाह, मोदी जी के लिए तालियां। अच्छा, दूसरी बात, आपने जो कहा राहुल जी कि हम जो है मोदी जी की बात में बता रहा हूं, उन्होंने कहा कि हमने लोअर मिडिल क्लास के लिए कर दिया, अपर मिडिल क्लास, उन्होंने कैटेगरी नहीं बनाई है, सबको एक साथ जोड़ दिया कि 1 लाख रुपए महीने सारे लोग कमा रहे हैं। तीसरी बात मैं आऊंगा आप पे, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो ये जो 12 लाख का एग्जम्पशन है या सैलरीड लोगों के लिए 12,75,000 का जो एग्जम्पशन है, ये कबीरदास के उसी दोहे को चरितार्थ कर रहा है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, आगे तो आप जोड़ लीजिएगा। इसके अलावा इन्होंने कहा जेब भरेगी। मैं कोई बात फालतू नहीं बोलूंगा राहुल जी, आप नोट कर लीजिएगा इसको।
इन्होंने कहा लोगों की जेब में पैसे आएंगे। आपको रिपोर्ट उठा के देख लीजिएगा, 50 सालों में सबसे कम पैसे मिडिल और लोअर क्लास की जेब में मोदी सरकार में आए, सबसे कम पैसे 2014 से 2024 तक 50 सालों का रिकॉर्ड मैं बता रहा हूं, सबसे लोएस्ट पैसे आए हैं, सबसे कम पैसे आए हैं। तो सरकार कह रही हम जेबें भरेंगे लोगों की। तो ये सब मिला जुला के, और ये बताइए, शिक्षा को सस्ती करने के लिए सरकार ने कोई रोड मैप दिया? किसानों की पेस्टिसाइड या उनके फर्टिलाइजर्स या मोटी बातें कही, क्योंकि के दाम में वक्त नहीं है मोटी बातें कही अशोक यादव जी। तो मोटी मोटा बातें मैंने यही कहा। इन्होंने कहा भी हमारा साथी एमएसएमई में 3 वर्ग होता है ना, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, इंटरप्राइजेज। तो आप बताइए, सारे एमएसएमई को एक साथ कर दिए गए। आप माइक्रो इंटरप्राइजेस के लिए आपके पास अलग पॉलिसी होनी चाहिए, स्मॉल के लिए अलग पॉलिसी होनी चाहिए, मीडियम के लिए सवाल कई है, लेकिन आप कैसे जवाब दे पाएंगे शरद त्रिवेदी जी? दिल्ली चुनाव को देखते हुए ये बजट, ये कहना है कांग्रेस का, आप लोगों ने कुछ नहीं कहा, एक झूठा आंकड़ा एक पेश कर दिया गया, ये है समाजवादी पार्टी का, यानी कि उनके हिसाब से बजट में कुछ नहीं है। और वो आप कह रहे हैं कि सियासी बातें तो नहीं कह रहे हैं, हम तो सच्चाई बता रहे हैं, आप लोगों को सियासी बातें लगे तो लगे। जितने भी बजट, ये जो इनका प्राइवेट समाजवादी पार्टियां जो अभी आजकल विपक्ष में है, इनके समय में एक बजट सिर्फ 2 मुद्दों पे आधारित था, टैक्स कम करो और खर्चा बढ़ा दो, टैक्स कम करो खर्चा बढ़ा दो। इसके अलावा जितने बजट आज तक आए उनमें कोई भी नई बात नहीं आई थी। ये बजट आप देखें कि इसमें ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, किसान, अल्पसंख्यक वर्ग, बहुसंख्यक, कोई कहानी नहीं है। ये पूरे देश का बजट है। ये अगर जैसे हमारे मित्र कह रहे हैं कि दिल्ली का बजट है, तो बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि दिल्ली क्योंकि देश की राजधानी है, जो बजट दिल्ली के लिए अच्छा है वो बजट अगरतला के लिए भी अच्छा है, वो बजट गोवा के लिए भी अच्छा है, वो बजट तमिलनाडु के लिए भी अच्छा है। तो जिस तरह के आप देखें कि 7 से 12 लाख जो हमारा मध्यम वर्ग जिसमें हम सब लोग आते हैं, उसमें सबकी मांग ये थी कि साहब हमें जो है कम से कम राहत दी जाए। 7 लाख से 12 लाख तक जो है वो सीधे बढ़ा दिया गया, 5 लाख के इनको फायदा किया गया है। तो और इससे 1 लाख करोड़ का सरकार को नुकसान होगा, लेकिन जिस तरह का विकास का कार्य होगा, जिस तरह का इन्वेस्टमेंट ये जो मध्यम वर्ग करेगा, जिस तरह का निवेश करेगा, क्योंकि आजकल ये तकिया कलाम सबका हो गया कि साहब चंद उद्योगपति मित्र, तो इनके समय में तो सिर्फ 2 उद्योगपति मित्र हुआ करते थे, अब तो हजारों में उद्योगपति हैं और करोड़ों में जो हमारे जो छोटे छोटे उद्योग चल रहे हैं, जो हमारे जो मध्यम वर्ग जो उद्योग में लगा हुआ है। गिग वर्कर्स की पहली बार इसमें बात आई है, जो आज तक कभी किसी बजट में नहीं आई। किसान की बात आई है इसमें। आप देखें कि जो टेक्नोलॉजी में, ग्रीन एनर्जी में, जियो स्पेशियल रिसर्च में, हर कोई भी क्षेत्र इसमें अछूता नहीं है। चाहे आईआईटी में आप देखें कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकाल में जो हुआ है वो 75,000 सीटें थी आईआईटी की, और हमने पिछले 10 साल में उसको 1,35,000 किया, जिसको दुगना किया है। तो आप किसानों को भी इसमें नहीं, आप जो मखाना उद्योग है, जो हमारे जो दालों का उद्योग जो उगाते हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। इसमें हमारे जो फूड प्रोसेसिंग है, जिसमें हमारा कम से कम 20 से 25% हमारा जो उपज है किसान की वो बर्बाद हो जाती थी, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को टारगेट किया जा रहा है। कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जो विकास से अछूता है। निवेश जो है, हम लोग जो एफडीआई है इंश्योरेंस में, उसको 75 से 100% कर दिया गया है। तो विदेश से निवेश आने वाला है। हमारे लोकल उद्योग आप देखें कि एमएसएमई को 20,000 करोड़ का 20 करोड़ का, और जो हमारे स्टार्टअप्स हैं उनको 20 करोड़ तक का क्रेडिट गारंटी स्कीम दी जा रही है। तो कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जो अछूता है। जो 2 पहले उद्योगपति हुआ करते थे, मैं नाम किसी उद्योगपति का नहीं लेता हूं क्योंकि ये प्राइवेट समाजवाद है, जिसमें सिर्फ उद्योगपतियों से को गाली दो, उनसे पैसे लेते रहो। हमारे कार्यकाल में एक भी जो हमारे मित्र कहते हैं कि नहीं साहब आपने जो कर्जा माफ कर दिया है, एक होता है कर्जा राइट ऑफ और एक होता है कर्जा लोन वेवर। लोन राइट ऑफ होता है इसलिए क्योंकि बुक्स में, हमारे गर्ग साहब बता सकते हैं कि बुक्स में से हटाना पड़ता है, नहीं तो बैंक ऑटोमेटिक आगे लोन देना बंद कर देता है। तो कर्जा राइट ऑफ हुआ है, वेव नहीं हुआ है उसकी। ठीक है, वो अलग चीजें हैं और 14,000 वो अलग चीजें हैं, लेकिन कहीं किसी भी बजट में एक काम है, देखिए विपक्ष का काम है, वो तो कमियां बताएंगे, लेकिन नीरव मोदी से हमने 1100 करोड़ हमने रिकवर किया है। ठीक है दिनेश गर्ग जी, अब भाई अगर सुने विपक्ष का, उनका भी कहना सही है, सत्ता पक्ष का कहे उनका भी सही है,
लेकिन आम जनमानस को क्यों कंफ्यूज किया जा रहा है? जी, मैं आपको थोड़ा दो चीजों पर प्रकाश डालूं। अभी उन्होंने मुझे एड्रेस किया था, तो कुछ हमारे जो राजनीतिक दलों के मित्र बैठे हुए, उन्होंने पूछा इस बजट वो आपको भी टारगेट करेंगे, मैं भी कुछ बोल देता हूं, मुझे भी टारगेट करते हैं, ऐसा नहीं, उनका टारगेट करना उनका काम है, और टारगेट होना हमारा फर्ज है, कर्तव्य है। उन्होंने कहा इस बजट में जीएसटी को एड्रेस नहीं किया गया है। भाई साहब, जीएसटी काउंसिल अलग बनी हुई है, बजट जीएसटी में ना पहले आता था, ना अभी आएगा, ना आगे आएगा। तो ये थोड़ा सा एजुकेशन की जरूरत है। तो समझ लीजिए, जिस दिन जीएसटी की काउंसिल की मीटिंग होती है तब जीएसटी प्रोविजंस पे बात होगी, बजट में जीएसटी पे बात नहीं हो सकती। दूसरी बात, उन्होंने कहा था कि जीएसटी का मिडिल क्लास से जीएसटी आपको इकट्ठा करना है, और फिर मिडिल क्लास का शोषण होता है जीएसटी लेने से। तो अभी आपने कांग्रेस के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा, तो आपने क्यों नहीं बताया कि राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो पूरे देश के अंदर से जीएसटी खत्म कर देंगे, कर खत्म कर देंगे। पहले मुलायम सिंह जी की सरकार बनी, अखिलेश जी की सरकार बनी, टैक्स फ्री क्यों नहीं करते आपने उत्तर प्रदेश को? तो बात उतनी कीजिए जो तर्क संगत हो, ऐसा मत कीजिए दिनेश जी इनकी बातों को दिल पर मत लीजिए। कुछ इलॉजिकल बात हुई है सर यहाँ पे। वो देखिए, इसलिए मैंने पहले ही कहा ना कि देखिए सियासी बातें होंगी यहाँ, इसलिए पहले आपसे मैंने इस चर्चा की शुरुआत की थी। हाँ, अब एक पॉइंट और था। अभी इन्होंने कहा था दिल्ली इलेक्शन है इसलिए ऐसा किया गया है, तो हम तो कहते हैं भाई फिर आप वन नेशन वन इलेक्शन में राजी हो जाओ। ये तो इतना बड़ा देश है, इस देश के अंदर कभी ना हर साल कहीं ना कहीं चुनाव होते रहते हैं। बात जुबा पर आ गई, तो जब वन नेशन वन इलेक्शन कर देंगे तो आपको ये सब कहने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, कि अभी आपने बिहार के लिए किया है, कि आपने दिल्ली के लिए किया है, तो उसमें आम बजट का कोई वो नहीं परछाई दिखाई देगी। बजट को बजट की तरह लीजिए ना उसको। ठीक है दिनेश जी। हाँ अजय जी, एक पॉइंट और, एक छोटा सा पॉइंट और। क्या कर रहे थे दिनेश जी? जल्दी बोलिए क्योंकि टाइम नहीं है। जी, अभी इन्होंने थोड़ा राष्ट्रपति महोदया की कुछ बात करी थी, और राष्ट्रपति महोदया के लिए कल सोनिया गांधी ने और उनके बच्चों ने क्या जाने दीजिए। मैंने इसलिए बोला कि वो बजट से अलग चीजें चली गई थी। अजय जी राहुल जी संक्षेप में, क्योंकि सभी को टाइम देना है। अजय जी संक्षेप में। अर्थशास्त्री लोग पढ़े लिखे लोग होते हैं, हम तो अनपढ़ लोग हैं। साक्षरता दर कितनी है भारत में बताएंगे जरा? अर्थशास्त्री हैं, साक्षरता कितनी है भारत में, और गरीबी की रेखा से कितने लोग हैं? 2 नंबर। तीसरा नंबर, और आप भी राहुल जी, तीसरा नंबर, आजादी के बाद भारत के ऊपर सबसे बड़ा कर्ज हो गया है। इसके लिए कोई प्रावधान था? अलग से बनाएंगे। प्रति व्यक्ति जो है 1.5 लाख रुपए कर्जदार बच्चा पैदा हो रहा है। मित्रों का 16 लाख करोड़ से ज्यादा माफ कर दिया गया। जीएसटी पेट्रोल और डीजल क्यों नहीं लेके आए? इनके मित्रों की सबसे बड़ी कंपनियां हैं। ये शेल कंपनी और मुखौटे चेहरे में भाजपा के रूप में बैठे हैं। मैं समझ गया। इनकी सोच विचारधारा यह है, इनका पूरा परिवार ढूंढ लीजिए, भाजपा के कट्टर कार्यकर्ता निकलेंगे। शरद त्रिवेदी जी भी नाम लिख रहे हैं। शरद त्रिवेदी जी, एक मिनट। अशोक यादव जी, नहीं हो गया अशोक यादव जी सुन लीजिए भैया। हो तो गया अजय जी, फाइनल सुन लीजिए। आप कितना बोलेंगे, रहने दीजिए। राजपूत जी, ये केवल देश को नहीं मित्रों को समर्पित बजट है। मैं फिर कह रहा हूं, भारत और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है, गुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है। अशोक यादव जी कुछ कहना चाह रहे थे आप भी उस दौरान? हाँ, देखिए इस सरकार में जो आर्थिक विषमता, जो इकोनॉमिकल डिस्क्रिमिनेशन आप कह सकते हैं, ये सबसे ज्यादा बड़ी हाईएस्ट बड़ी आर्थिक विषमता। अभी मैं कह रहा था, जो कारपोरेट्स के ऊपर 3 से 4% का टैक्स है, और उनका ऋण जानते कितना माफ हुआ है? टोटल ऋण माफी 16 लाख करोड़ का हुआ है राहुल जी, और 12 लाख करोड़ खाली कारपोरेट्स का ऋण माफी होता है। जो वर्ग सबसे ज्यादा पैसा कमा रहा है, उस वर्ग की ऋण माफी सबसे ज्यादा। और शरद भाई कह रहे हैं कि वो तो वेब अलग होता है, रिटेन ऑफ ये है। ये भाजपा की शेल कंपनी और मुखौटे चेहरे हैं भाई। सुन लीजिए, ये भाजपा की शेल कंपनी और मुखौटे चेहरे हैं। एक मिनट सुन तो लीजिए, क्या हुआ? आम आदमी पार्टी के साथ चले गए समाजवादी वाले, तो बोलने भी नहीं देंगे। देखिए राहुल जी, दूसरी चीज उन्होंने कहा, हमारे जो अर्थशास्त्री या राजनीतिक विश्लेषक जी को बुलाया, उन्होंने कहा कि जीएसटी तो अलग होता है। मतलब जीएसटी जो है अंतरिक्ष से आई हुई, सुन लीजिए, जीएसटी अंतरिक्ष से आई हुई कोई संस्था है जिसका भारत सरकार से कोई लेना देना नहीं। जीएसटी भाई वो सरकार से कोई मतलब नहीं। जब चुनाव आता है, पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम
स्टेबलाइज हो जाते हैं तो सरकार के अधीन नहीं है। ठीक। चुनाव खत्म होते ही शरद बढ़ जाता त्रिवेदी है। जी। ये सब चोचलेबाजी न बताइए। राहुल लास्ट चोचलेबाजी, एक मिनट, ठीक है, एक मिनट, देखिए वक्त नहीं है, मुझे खत्म करना पड़ जाएगा बिना शरद त्रिवेदी जी के जवाब से। राहुल जी, शरद त्रिवेदी जी, जीएसटी का कलेक्शन का पैसा सरकार क्यों रखती है, टैक्स का पैसा? अजय वर्मा जी जरा शांत हो जाइए। शरद त्रिवेदी और जी, उससे अपने इवेंट मैनेजमेंट क्यों करती है शरद सरकार? त्रिवेदी जी, शरद आस्था के त्रिवेदी नाम जी। से खिलवाड़ करती है। शरद त्रिवेदी जी, और आप लोग जीएसटी का पैसा दिए नहीं, हिमाचल की स्थिति क्या हो गई है देखिए। देखिए, मैं सबसे पहले तो ये बता दूं, ये जो हमारे चंद उद्योगपति मित्र हैं वो हमारे चंद उद्योगपति मित्र हैं, लेकिन काम तो उनके लिए सारा विपक्ष करता है। हमने तो उनके लिए कोई काम नहीं किया है। एमएमटीसी की मोनोपोली खत्म करी कांग्रेस ने, जिससे पहली बार अडानी जी उठ के खड़े हुए। मैं नाम नहीं लेना चाहता था, आप उस लेकिन पर अगर क्यों ये पड़े? ले आए आम जनमानस तो मैं की उस बात पे बता कीजिए ना। देता हूं। वो तो कहेंगे, जो मुंद्रा कहेंगे। पोर्ट है वो इन्होंने दिया। विजयगन पोर्ट की इनॉग्रेशन इनके मुख्यमंत्री ओमन कैंडी जी ने किया। 65,000 करोड़ का निवेश अडानी जी ने इनके राज्य में गहलोत सरकार ने किया। छत्तीसगढ़ में 65,000 करोड़ का निवेश किया। और गोडा प्रोजेक्ट जो बंगाल में चल रहा है। शरद जी, जिधर ये विषय को डाइवर्ट करना चाह रहे थे, आप भी उधर ही डाइवर्ट हो गए। राज्य में हुआ है तो, और जो हमारे मित्र समाजवादी पार्टी से अशोक भाई कह रहे हैं, मैं उनको भी बता दूं कि जो चंद उद्योगपति नहीं, इनके तो एक ही उद्योगपति मित्र थे, अनिल अंबानी, मैं तो नाम बता रहा हूं। उनको 2,000 करोड़ की गरीब किसान की जमीन छीन के दादरी में थर्मल पावर प्रोजेक्ट बनाने के लिए। लेकिन एक चीज बताइए शरद त्रिवेदी जी, वो तो कह रहे हैं कि असमानता बढ़ती जा रही है, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर। एक काफी साल पहले अजय जी के एक नेता थे, काफी साल पहले उन्होंने अपने कुर्ते के जेब में हाथ डाला, कुर्ते की जेब जो है वो फटी हुई थी। वो तो तब से स्थिति चली आ रही है, पता नहीं दूसरे कुर्ते में जेब है कि उसमें भी हाथ डालेंगे वो भी फट जाएगी। ये तो स्थिति हो गई है देश की। ऑक्सफैम की रिपोर्ट पढ़ी है आर्थिक असमानता के ऊपर। हाँ, पहले तो हेलीकॉप्टर था हम लोग के पास, अब वो भी नहीं रहा है। सब मर्सिडीज में घूमते थे और सरकार हेलीकॉप्टर बांट रही थी। 8,400 करोड़ के जहाज आए साहब के लिए, मेवैक की कार आई है। और आपके प्रधानमंत्री जो थे राजीव जी और मनमोहन सिंह जी और नेहरू जी, वो तैर के विदेश जाते थे।